व्योम की जिद या दादाजी का फैसला, कौन जीतेगा आज? तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। 40। हॉस्पिटल। दादाजी की बात सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी आ गई। वहीं अब तक चुप खड़ा व्योम गुस्से में टमटमाता हुआ बोला, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। उसकी बात सुनते ही दादाजी सख्ती के साथ तेज आवाज में बोले, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, फिर चाहे जो हो जाए। अपनी बात कहकर वे वंश, रोनी और रियांश की तरफ मुड़े। वंश के पीछे दुबक कर खड़े रोनी को देखकर गुस्से में बोले, मैंने तुम्हारे पापा से भी बात कर ली है, रोनी। उन्होंने तुम्हें जल्द से जल्द घर बुलाया है। ये सुनते ही रोनी डर से कांप सा गया। वह समझ गया था कि आज तो उसे उसकी मम्मी भी नहीं बचा पाएंगी। वह डरते हुए वंश के पीछे से बाहर आया और सिर झुकाकर बोला, सॉरी दादाजी, मैं ये सब। इतना ही कहा था कि दादाजी तेज आवाज में उस पर बरस पड़े, मुझसे नहीं, अपने बगल में खड़ी उस बच्ची से माफी मांगो, जिसे तुम उस कमरे में बंद करके यहाँ आए। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। रोनी ने नहीं सोचा था कि दादाजी को सब पहले से पता है। दादाजी फिर उसी सख्ती के साथ बोले, आज जो तुमने किया है उसकी माफी तुम्हें हमसे नहीं, इस बच्ची से मांगनी चाहिए। आज सिर्फ मेहर ही नहीं, वो बच्ची भी बाल बाल बची है। वे गहरी सांस भरते हुए बोले, अच्छा हुआ वहाँ वंश था, वरना। ये सुनते ही सिर झुकाकर खड़े वंश और रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उन दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि दादाजी को ये सब पहले से पता होगा। दादाजी फिर बोले, तुम्हारे किए की सजा हम नहीं, तुम्हारा परिवार देगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाओ। ये सुनते ही रोनी ने आगे कुछ नहीं कहा। उधर व्योम, जो अभी भी दादाजी के फैसले से खुश नहीं था, गुस्से में बोला, दादाजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब वह कुछ और कहता, उससे पहले ही दादाजी ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। उनका इशारा समझकर व्योम बोलते बोलते चुप हो गया। दादाजी वंश और रियांश की तरफ मुड़े और बोले, इन तीनों बच्चियों को इनके घर छोड़ दो। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सुनते ही वंश और रियांश ने सिर हाँ में हिला दिया। फिर दादाजी व्योम की तरफ मुड़े और सख्त आवाज में बोले, तुम वहां जाओगे, ये हमारा आखिरी फैसला है, फिर चाहे तुम्हें मंजूर हो या नहीं। इतना कहकर वे झटके से मुड़े और गुस्से में वहां से जाने लगे। कुछ कदम चलने के बाद वे फिर रुके और बिना मुड़े बोले, तुम मेरे साथ वापस घर जाओगे, व्योम। हम नीचे गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द नीचे आओ। इतना कहकर वे तेजी से वहां से निकल गए। व्योम वहीं खड़ा रह गया। उनके जाते ही व्योम झटके से मुड़ा और वंश व रियांश को देखकर बोला, भाई, आप समझाइए दादाजी को, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तक चुप खड़ा रियांश सख्ती से बोला, नहीं व्योम, इस बार तुम्हें दादाजी की बात माननी पड़ेगी। वंश ने भी कहा, हाँ, रियांश सही कह रहा है, नीचे जाओ, बाकी बातें घर पहुंचकर होंगी। आज तुम्हारी वजह से पहले ही काफी तमाशा हो चुका है। अगर अब भी दादाजी की बात नहीं मानी तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सब सुनकर व्योम का गुस्सा और बढ़ गया। वह झुंझलाकर बोला, चाहे जो हो जाए, मैं उन्हें ये नहीं करने दूंगा। इतना कहकर व्योम वहां से निकल गया। रियांश और वंश सिर हिलाकर बोले, न जाने इस लड़के का क्या होगा। दादाजी के फैसले से मेहर और रूहानिका को भी बुरा लग रहा था, लेकिन वे बीच में कुछ नहीं बोल सकती थी। ये रियांश के परिवार का पर्सनल मामला था, जिसमें वे इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। व्योम के जाते ही रोनी भी वहां से चला गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद रियांश वंश से बोला, मैं रूहानिका और उनकी बहन को छोड़ दूंगा, तुम उनकी दोस्त को छोड़ दो।
वंश ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। इतना ही कहा था कि तभी रिया और रूहानिका साथ में बोली, इसकी जरूरत नहीं, हम खुद घर चले जाएंगी। उनकी बात सुनकर रियांश ने हल्की सख्ती से कहा, नहीं, रात काफी हो चुकी है, आप सबका यूं अकेले जाना ठीक नहीं। चिंता मत कीजिए, वंश और मैं आपको आपके घर छोड़ देंगे। अब उसकी आवाज सुनकर रिया और रूहानिका कुछ नहीं बोली। रियांश रूहानिका और महर की तरफ मुड़ा, चलिए मेरे साथ। वह आगे बढ़ गया। महर कुछ पल उसे देखती रही। उसके जाते ही रिया ने दोनों को कल मिलने की बात कहकर बाय कहा। महर और रूहानिका उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रियांश उनसे लगभग 5 कदम आगे था। महर हल्का झुककर रूहानिका के कान में बोली, दी, अगर ये देखते नहीं हैं, तो इन्हें कैसे पता चला कि रात हो गई और हम कहाँ हैं? तभी आगे से रियांश की आवाज आई। वह हंसते हुए बोला, मैं आज अंधा नहीं हुआ हूँ, सालों से हूँ। हवाओं की ठंडक भी समय बता देती है। और रही बात आपकी जगह की, तो आपके परफ्यूम और आवाज से मुझे पता चल गया। ये सुनते ही महर झेंप गई। सॉरी, मेरा मतलब नहीं था। रियांश रुका, मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। पहली बार मिलने पर यही सवाल सबके मन में होता है। महर को और गिल्ट महसूस हुआ। तीनों पार्किंग तक पहुंच चुके थे। गाड़ी, हवा, रूहानिका, रियांश वाला पूरा सीन जैसा था वैसा। रियांश के चेहरे पर अब भी सख्ती बनी हुई थी। क्या होगा आगे? एक तरफ महर और रूहानिका का परिवार और दूसरी तरफ व्योम के दादाजी का गुस्सा। क्या व्योम उनका फैसला मान लेगा? आगे जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। घर लौटी महर और रूहानिका, पर अब हर कदम पर खतरनाक सवाल उनका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 41। वहीं वंश की गाड़ी में रिया बिल्कुल चुप सी फ्रंट सीट पर बैठी थी और वंश गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसका ध्यान इस समय पूरा ड्राइविंग पर था, पर रिया ने उसे पहले ही अपने घर का पता बता दिया था। रिया बैठे बैठे ही सो चुकी थी। सुबह से हुई भागदौड़ की वजह से वह काफी थक चुकी थी। इस वजह से वह सीट पर ही टेक लगाए सो चुकी थी। कुछ समय बाद वंश ने गाड़ी रिया के घर के बाहर जाकर रोकी। गाड़ी रुकते ही वह रिया की तरफ मुड़ा, जो चैन से विंडो पर टेक लगाए सो रही थी। उसके मासूम चेहरे को देखते ही कुछ पल के लिए मानो वंश अपनी जगह पर रुक सा गया। उसने धीरे से अपना हाथ रिया की तरफ बढ़ाया, उसे जागाने के लिए, पर उसका दिल मानो उसका साथ ही नहीं दे रहा था। उसका हाथ आधे ही सफर में जाकर रुक गया। वंश उसे ही अब एकटक देखता रह गया। वह इतना खोया था कि उसे यह पता ही नहीं चला कि वहीं डेस्क पर रखा उसका फोन ना जाने कितनी देर से बज रहा था। पर इस आवाज ने रिया को जरूर नींद से उठा दिया। रिया ने हल्की कसक के साथ अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसका सबसे पहला ध्यान सामने बैठे उसे ही बड़े प्यार से निहार रहे वंश पर गया। उसकी आंखों में देखते ही मानो रिया भी सब कुछ भूलने सी लगी। वहीं वंश का फोन बजते बजते कट गया। वे दोनों कुछ पल एक दूसरे को ही देखते रहे, पर फिर अचानक से वंश का फोन फिर से बजा। यह आवाज सुनते ही रिया का ध्यान टूट गया। वह हड़बड़ाहट में उठकर बैठी। वहीं वंश भी झुंझलाया और इधर-उधर अपना फोन ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर सामने फोन पर गई, जिस पर उसके असिस्टेंट का नाम शो हो रहा था। यह देखते ही वंश ने फोन उठाने की बजाय ऑफ कर अपनी पॉकेट में रख लिया। वहीं रिया ने भी घबराहट में अपनी नजर बाहर की तरफ मोड़ ली। वहीं वंश फिर हल्की लड़खड़ाती आवाज में बोला, वो तुम्हारा घर आ गया?
उसकी बात सुनते ही रिया ने सिर हिलाया और गाड़ी से उतरने लगी। उसे जाते देख अचानक वंश उसे रोकते हुए पीछे से बोला, वैसे तुम घर पर क्या बताओगी? उसकी बात सुन रिया अपनी जगह पर रुक गई। वह मुड़ी और नासमझी में वंश को देखकर बोली, मतलब? तभी वंश फिर बोला, मेरा मतलब, तुम्हारे मुमडैड परेशान हो रहे होंगे। उसकी बात सुनते ही रिया ने एक गहरी सांस भरी और बोली, मेरे मुमडैड नहीं है। यह सुनते ही मानो वंश को एक बड़ा झटका लगा। वह बोला, क्या मुमडैड नहीं? रिया ने बताया, हाँ, वो दोनों नहीं है। बचपन में ही वे दोनों। इतना सुनते ही वंश उसे देख सॉरी बोलते हुए बोला, आई एम सॉरी। उसकी बात सुन रिया मुस्कुरा दी और हंसकर बोली, अरे, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तभी वंश फिर हल्की फिक्र के साथ बोला, तुम यहाँ अकेली रहती हो? रिया ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं दादी के साथ रहती हूँ। वो अभी मंदिर गई होंगी, तो उनकी टेंशन नहीं। उसकी बात सुन वंश ने हल्की सांस भरी और बोला, अच्छा, तो तुम और दादी वहां रहते हो? रिया मुस्कुरा कर बोली, हाँ, दादी ज्यादातर मेरे साथ रहती हैं, वरना वो गांव में चाचा चाची के साथ रहती हैं। वहीं वंश भी हल्का मुस्कुराया। रिया बोली, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वहीं वंश बोला, ठीक है, अपना ख्याल रखना। रिया ने भी सिर हिलाया और अंदर चली गई। वहीं वंश तब तक रुका रहा जब तक रिया घर में नहीं चली गई। कुछ देर वहीं रुकने के बाद जब उसे लगा कि रिया जा चुकी है, तब उसने भी अपनी गाड़ी वापस वहां से अपने घर की तरफ मोड़ ली। उधर मेहर और रूहानिका भी अपने घर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही रूहानिका ने मेहर को उठा दिया। वह उसे देख बोली, मेहर उठो, हम घर आ गए। उसकी बात सुनते ही मेहर अधखुली आंखों से बाहर देखने लगी। अपना घर देखते ही उसकी सारी नींद खुल गई। वह अचानक उठकर बैठ गई। वह हकलाते हुए बोली, क्या हम घर पहुंच गए? इसे इस तरह डरता देख रूहानिका बोली, हाँ, हम पहुंच गए। तो तुम्हें क्यों डर लग रहा है? ये कहते हुए वह भी रियांश के साथ गाड़ी से बाहर निकली। उसकी बात सुन मेहर डरते हुए बच्चों की तरह मुंह लटकाए बोली, मम्मी तो आज मुझे मार ही डालेगी अगर उन्हें सब पता चला। इतना कहते ही उनके कानों में किसी लड़के की आवाज आई। रूहानिका ने मुड़कर देखा, वहां सामने कोई और नहीं, सूरज खड़ा था। रूहानिका को देखते ही वह भागते हुए उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। इस आवाज को पास में खड़ा रियांश महसूस कर रहा था। सूरज रूहानिका को गले लगाए खड़ा था, वहीं रूहानिका की नजर बस रियांश के बदलते एक्सप्रेशन पर थी। पहले उसके चेहरे पर शांति थी, वहीं अब उसका चेहरा सख्त हो गया था। रूहानिका को कुछ पल के लिए लगा कि रियांश यह सब देख रहा था। उसकी नजर सूरज के हाथ पर थी, जो उसने रूहानिका की पीठ पर रखा था। यह महसूस करते ही उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। तभी उनके कानों में मेहर की आवाज आई, सूरज भाई, आप यहाँ। ये सुनते ही सूरज रूहानिका से दूर हुआ और उसकी नजर सीधे सामने खड़ी मेहर पर गई। उसे देख सूरज शॉक हो गया। वह जल्दी से उसके पास आया और परेशान होते हुए बोला, मेहर, तुम कहाँ थी सुबह से? उसकी बात सुन मेहर ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सब उनके घर के ठीक सामने ही थे। यह आवाज सुनते ही उनकी मम्मी भी घर से बाहर आई। आते ही उन्होंने सामने दरवाजा खोला और उनकी नजर रूहानिका और मेहर पर गई। उन्हें देखते ही राधा जी, यानी उनकी माँ, तेज आवाज में बोली, रूहानिका, मेहर। वहीं हॉल में बैठे उनके परेशान पापा, चाचा, चाची और दादी ने जब यह आवाज सुनी तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बाहर दरवाजे की तरफ देखने लगे। फिर तुरंत सब अपनी जगह से उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े।
राधाजी बाहर आई। सामने उन्हें खड़ा देख वह भागते हुए रूहानिका और मेहर के पास आई और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू नदियों की तरह बह रहे थे। वह रोते हुए बोली, कहाँ थी तुम दोनों? उधर एक बड़े आलीशान घर में एक काली रंग की गाड़ी उस बंगले की पार्किंग में आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही रियांश के दादाजी बाहर निकले। निकलते ही उन्होंने तेज कदमों से घर की तरफ बढ़े। वहीं उनके पीछे व्योम भी गाड़ी से बाहर आया और अंदर की तरफ बढ़ा। हॉल में पहुंचकर दादाजी सीधे सोफे पर जा बैठे। वहीं व्योम उनके सामने आकर बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दादाजी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे? उसने इतना ही कहा था कि तभी अब दादाजी गुस्से में तेज आवाज में बोले, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। बहुत कर चुके हो तुम अपनी मनमानी, व्योम। तुम्हें अब वहां जाना होगा और अपनी बाकी की पढ़ाई वहीं पूरी करनी होगी। वहां पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें हमारी कंपनी भी संभालनी पड़ेगी। और जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होती और तुम सुधर कर नहीं जाते, तब तक तुम यहाँ वापस नहीं आओगे। और अब यह मेरा आखिरी फैसला है। इसके बारे में मुझे तुमसे आगे और कोई बात नहीं करनी। अपने कमरे में जाओ और पैकिंग करो। तुम कल शाम ही यहाँ से निकल रहे हो। बस। क्या होगा आगे? एक तरफ मेहर रूहानिका का परिवार और दूसरी तरफ व्योम के दादाजी का गुस्सा। क्या होगा इस सफर में आगे? आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं, तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आईं, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। व्योम की जिद।